याद रखना, आपको टॉपर बना के ही मानूंगा, इसके अलावा मैं दूसरा कोई ऑप्शन रखना नहीं चाहता हूं। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करना और धीरे 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 सभी जितनी वीडियोस आएंगी उनको अच्छे से करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो एक चमक होगी आपके चेहरे पे, ठीक है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स और प्यारे सभी स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। न्यूमेरिकल्स वो जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाएंगे और उनके चांसेस बहुत ज्यादा बनते रहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो न्यूमेरिकल्स आपको क्लास में कराता जाऊं उन सभी को प्रैक्टिस अच्छे से करते जाओ और मैं आपसे वादा करता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत शानदार रिजल्ट आने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इतना कराऊंगा ना कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए भाई, तो बात करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन रेजिस्टिविटी। बोला सर हमें तो रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपसे एक बेसिक डिफरेंस पूछना चाहते हैं कि पहली चीज तो हम बताएं आपको कि रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही चीज है क्या? रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही चीज है। बोला सर हम तो जानते हैं इस बात को। चलिए भाई, तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ले लें, 2-4 मिनट में इसको खत्म करेंगे पास, ठीक है ना। आप भी सुन लो, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो भाई हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब है, आप लोग भी सुन लेना, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब है कि पूरे वायर में कितनी रुकावट क्रिएट हुई करंट के रास्ते में, पूरे वायर में कितनी रुकावट क्रिएट हुई, हम उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है ना। जबकि अगर मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो मुझे पूरे वायर से मतलब नहीं होता, मुझे किस चीज से मतलब होता है? उस वायर की एक यूनिट लेंथ से। किससे? उस वायर की एक यूनिट लेंथ से और एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। उस वायर की एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितनी रेजिस्टेंस हुई, उसको मैं बोलता हूं रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, उसको मैं बोलता हूं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है ना। अच्छा, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब बदलती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करती है। जैसे आपने पढ़ा है ना कि रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, इसके बाद रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया, ठीक है ना। तो हमने बोला कि रेजिस्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है, तो याद रखना कि रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है। आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा कि हमारे पास एक वायर है, उसको मैंने 3 हिस्से में कट कर दिया है ना, एक हिस्सा बड़ा, एक हिस्सा छोटा, एक हिस्सा और उससे छोटा, ठीक है। अब बताओ कि किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो गई या इसकी रेजिस्टिविटी बदले कितनी हो गई, तो क्या बोलोगे कि जब तक आप मटेरियल को ना बदल दो, जो रेजिस्टिविटी है वो बदलती नहीं है। याद रख पाओगे, जब तक आप मटेरियल को नहीं बदलोगे रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। आप उसकी लेंथ कितनी भी कर दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी मोटा कर दो, उसको कोई मतलब नहीं, हमें तो बस इससे मतलब होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो बात करते हैं जो बेसिक चीज हमने पढ़ी हुई है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने पढ़ा वो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, अच्छा एक कंबाइन करके लिखें एल अपॉन ए, ठीक है ना। इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहां पर रेजिस्टिविटी का कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया भाई एल अपॉन ए, ठीक है। अच्छा जी, तो एक छोटी सी बात, दैट मीन्स हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला बन के आ गया। तो सर ये तो हमने पढ़ा है ना, तो आपने सारी चीजें तो पढ़ी हैं, बस उनको इंप्लीमेंट आज हमें करना है, ठीक है। चलिए, तो ये अपना रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या है भाई? ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है सामने से देखने पे जो फेस हमें दिखाई दे रहा है उसका एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ सरफेस एरिया नहीं है जी, ठीक है ना इतनी बात। चलिए, तो अब रेजिस्टिविटी के बेसिस पर आपको कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इनको छोटे क्वेश्चन को करने की और समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। अच्छा देखो, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 2 वायर हैं, इन क्वेश्चन को लिख लेना, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन जो होंगे बड़े क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पे आएंगे। क्लियर है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि लेट से मेरे पास 2 वायर हैं, क्या मेरे पास 2 वायर्स हैं, सेम लेंथ, अच्छा देखो सेम की जगह इसको डिफरेंट कर लो, 2 वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, है ना। मेरे पास 2 वायर हैं अलग अलग लेंथ के, ठीक है ना। अच्छा, और लेंथ का जो रेशियो दिया है वो है L1 रेशियो L2, ठीक है ना। इसका मतलब 1:2 ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है एक वायर जो है ना बड़ा है, एक वायर छोटा है, अब इन दोनों में जो है ना अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो I1 रेशियो I2 बताओ, यानी कि दोनों में करंट का रेशियो बताओ। तो सिंपल सी बात है ना, करंट का रेशियो जानना है ना, तो ये बताओ करंट किस पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। अगर दोनों वायर को मैंने, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि V इज इक्वल टू आई आर होता है एंड I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो यहां से मैं क्लियर कर सकता हूं कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R।
ये जो करंट है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता इससे कि भाई जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम, बोल सकता हूं ना। देखो रेजिस्टेंस और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं बोलूंगा ना कि रेजिस्टेंस जिसके अंदर ज्यादा उसके अंदर करंट कम। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि सेकंड वाले देखो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसके अंदर करंट कम। अब एक बात बताओ, मेरे पास दो वायर हैं, दोनों वायर में से लेंथ किसकी ज्यादा है? बोले L2 की ज्यादा, तो रेजिस्टेंस भी किसकी ज्यादा हो जाएगी? बोले L2, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करने वाली है? रेजिस्टेंस डिपेंड करती है आपके लेंथ पर। ठीक है, चलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैं ऐसा बोलूंगा ना कि यहां पर जो करंट का रेशियो हो जाएगा I1 रेशियो I2 जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 2:1। देखो ना, क्योंकि ऐसा बोल सकता हूं ना मैं कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू आपका R2 अपॉन R1। इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स रिलेशन, तो I2 R2 I1 R1। ठीक है ना, तो भाई जिसकी करंट ज्यादा, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी करंट कम हो जाएगा, समझ गए? तो इसके अंदर करंट क्या हो जाएगा? 2:1 का। ठीक है ना, लेंथ है 1:2 की, तो रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? रेजिस्टेंस हो जाएगी आपकी 1:2 की। तो भाई L2 के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा, तो L2 के अंदर करंट कम फ्लो होगा, समझ गए ना? देखो L2 की लेंथ ज्यादा, तो लेंथ ज्यादा होने के कारण से L2 की रेजिस्टेंस ज्यादा, L2 की रेजिस्टेंस ज्यादा, तो L2 के अंदर जो करंट होगा वो कम फ्लो होगा। क्लियर है? एक छोटा सा रिलेशन आप समझ पाए। इस क्वेश्चन को नोट करना हो तो आप नोट कर लेना प्लीज। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, यहां से आगे बढ़े। देखो सारी चीजों को समझते चले जाना, एकदम बेसिक सी चीजें कराएंगे और बहुत धीमे धीमे से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो दो क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझ में आ पा रहा है आपको? चलिए, ना समझ में आए तो बताना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको भी अपन लिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेट्स से कि हमारे पास जो है ना दो वायर है, कितने हैं हमारे पास? दो वायर हैं। ठीक है, अब ये जो दो वायर हैं इनकी जो है ना लेंथ सेम है। क्या सेम है? लेंथ। सारी चीजों को समझना नहीं, सारी चीजें आपके दिमाग से उड़ जाएंगी बिल्कुल। ठीक है, लेंथ सेम है और इसके साथ साथ जो है ना इसकी रेजिस्टेंस भी सेम है। आपको दिया गया है दो वायर की लेंथ सेम है और दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। ठीक है ना, सॉरी रेजिस्टेंस सेम है। और कहा गया है कि एक वायर है कॉपर का, एक वायर है कॉपर का और दूसरा वायर है कांस्टेंट टन का, दूसरा वायर है कांस्टेंट टन का। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट टन बता दूं आपको, कांस्टेंट टन अलॉय होता है, कांस्टेंट टन अलॉय होता है। तो और याद रखना कांस्टेंट टन के एक यूनिट लेंथ, एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कॉपर से ज्यादा होती है, तो कांस्टेंट टन की जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होती है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में केवल कितना दिया जाएगा कि हमारे पास दो वायर हैं जिनकी लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, एक वायर कॉपर का है, दूसरा वायर कांस्टेंट टन का है। तो अब आप ये बताओ विच वन इज मोर थिकर, विच वन इज थिकर, दोनों में से कौन मोटा है? कौन मोटा है? किसने खाना ज्यादा खाया और किसके अंदर जो है ना ठूस के दबा के भरा है? तो क्या बोलोगे भैया, क्या बोलोगे? अब कैसे करेंगे? मतलब हमें क्या दे दिया, एक बार फिर सुन लो कि हमारे पास दो वायर हैं। बात क्लियर है? हमारे पास दो वायर हैं, दोनों वायर की लेंथ सेम है, दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन एक वायर कॉपर का है, एक वायर कांस्टेंट टन का है। तो ये बताओ कि दोनों में से कौन मोटा है? कौन मोटा है का मतलब कौन थिकर है, कौन थिकर है का मतलब है कि किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा वो मोटा है भाई। तो हम पता कर लेते कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस पे डिपेंड करने वाला है। चलिए, तो मेरे पास यहां से लिखो सॉल्व लिखो। मेरे पास जो है ना एक फॉर्मूला होता है, बोला R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, मुझसे क्या पूछा गया? मुझसे पूछा गया कि विच वन इज थिकर, कौन मोटा है? तो कौन मोटा है किससे पता पड़ेगा? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई, याद रखना। कौन मोटा है दैट मींस किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को टारगेट करता हूं, सब्जेक्ट बनाता हूं और मैं लिखा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू रो L अपॉन, अच्छा ऐसे हो जाएगा ये रो L अपॉन ये आपका R। ठीक है ना, ये मैंने इस साइड पहुंचा दिया है। अब आप एक बात बताओ, दो वायर है, दोनों की लेंथ और ये आपकी रेजिस्टेंस ठीक है सेम है, तो लेंथ और रेजिस्टेंस सेम हो गया। तो एरिया किस पे डिपेंड करने वाला है? एरिया डिपेंड करने वाला है आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, तो यहां से मैं समझ गया कि भाई जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा। तो अब आप मुझे ये बताओ कि रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है? कौन ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है? बताओ कौन ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है? तो याद रखना जो हमारा कांस्टेंट टन वायर है ना उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। मैंने आपको पहले बता दिया कांस्टेंट टन वायर की रेजिस्टिविटी ज्यादा। तो अगर इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ज्यादा हो, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? बोला रेजिस्टिविटी पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टिविटी पे। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि रेजिस्टिविटी, तो
सॉरी रेजिस्टिविटी ज्यादा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ज्यादा, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कांस्टेंटन इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर। क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात। अच्छा आगे बढ़े, अगर थक गए क्या, अभी तो शुरुआत है, आज अपन को बहुत आगे तक जाना है, ठीक है ना। काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, नहीं मैं भी एक दो क्वेश्चन करा के छोड़ दिया करूंगा, ठीक है ना। मुझे बिल्कुल आपका रिस्पॉन्स चाहिए तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसे देखते हैं ताकि आपको दोबारा से कोई और कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। चलिए इन सारी चीजों को नोट करते हुए चलो अच्छे से देखो। अभी डिमांड बच्चों की बहुत ज्यादा आ रही है, डिमांड बच्चों की अभी जो है ना काफी सारे 9th क्लास वाले स्टूडेंट लगे हुए हैं तरीके से, बोला सर जो है 9th क्लास का भी सिलेबस बना दो, समझौता कर रहे हैं कि बताओ कि हमारा जो है ना लॉकडाउन चल रहा है तो आपका भी लॉकडाउन चल रहा होगा, तो आपका भी फायदा हो जाएगा हमारा भी फायदा हो जाएगा। बताओ बच्चे समझौता कर रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो ध्यान से सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है ना, क्योंकि अभी सबको बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और हमारी पूरी प्रायोरिटी इस समय 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों से हमने बोल के रखा हुआ है तो जो बोला है उसको पूरा करेंगे, ठीक है ना, जो बोला उसको तरीके से पूरा करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उसके बाद जो है ना हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इसी में सुनना। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि लेट से हमारे पास 2 वायर हैं, क्या हमारे पास 2 वायर हैं, इन दोनों वायर में से कहा जा रहा है आपसे कि दोनों की, अच्छा ये क्वेश्चन छोटे जरूर दिख रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन आपको छोटे जरूर दिख रहे हैं, कंपटीशन में आपको यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल आपको दिया है कि आपके पास 2 वायर हैं, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, सेम है, ठीक है ना। इसके बाद आपको दिया है कि दोनों की रेजिस्टेंस भी सेम है, दोनों की रेजिस्टेंस भी सेम है। अब आप मुझे करके दिखाओ कि दोनों की रेजिस्टेंस भी सेम है, सेम है, ठीक है। अच्छा अब आपसे पूछ रहा है कि एक वायर कॉपर का है, फिर से एक वायर कॉपर का है और दूसरा वायर आपका कांस्टेंट टन का है, किसका है, कांस्टेंट टन का, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ विच वन इज लॉन्गर, आप बताओ मुझे सॉल्व करके फास्ट, विच वन इज लॉन्गर, कौन सा वायर लॉन्ग होगा। 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद इसको करके देखो, फास्ट इसको पॉज करो और पॉज करने के बाद इसको करके देखो, ठीक है ना। बताओ कॉपर वायर ज्यादा बड़ा होगा या फिर आपका कांस्टेंट टन वायर, सोच के देखो एक बार। बोला सर सोच लिया, आगे बढ़ो आप, ठीक है ना। तो भाई सोच के देखो आप। चलिए बात करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, बोला रो इज इक्वल टू एल अपॉन ए, हमें निकालना क्या है, लेंथ पता करना है, बोला लॉन्गर, कौन लॉन्गर होगा। तो भाई देखो क्या क्या कांस्टेंट दिया, चलो पहले तो एल को सब्जेक्ट बना लेते हैं, टारगेट करते हैं एल को, तो ये यहां से क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई आर ए अपॉन रो हो जाएगा। अच्छा तो यहां पे देखो ये दोनों सारी चीज ठीक है, रेजिस्टेंस और ये ठीक है, तो ये देखो ये आपका ये दोनों कांस्टेंट हो गए क्योंकि ये तो सेम दिए है ना, तो ये तो बदलेंगे नहीं। एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, इसका मतलब क्या है कि भाई जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसकी लेंथ छोटी होगी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि कॉपर और कांस्टेंट टन में से किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो क्या बोलोगे कि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है, दैट मींस कांस्टेंट टन की रेजिस्टिविटी ज्यादा है। तो कांस्टेंट टन की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। अच्छा तो हम क्या बोल सकते हैं कि कॉपर की रेजिस्टिविटी कंपैरेटिवली कम है, तो कॉपर की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ कॉपर कंपैरेटिवली क्या होगी, मतलब ज्यादा होगी। तो यहाँ पे लेंथ के बारे में बताएंगे, तो लेंथ ऑफ कॉपर विल बी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ कांस्टेंट टन वायर, ठीक है। तो ये आपका सोचने समझने का तरीका होगा। डिड यू गेट माई पॉइंट, मेरी बात को समझ गए आप, ठीक है ना। अगर इनको नोट करना तो फास्ट इनको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। पॉज करो, नोट करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ें। लो सर थोड़ा सा सांस तो ले लो, तो आप भी सांस लो आराम से, चाय पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए तो सबसे ज्यादा जरूरी बात हमारे लिए ये होती है कि आप क्या करते जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अपन को। देखो प्रैक्टिस करते जाओ, पीछे के क्वेश्चन का जो बैकलॉग है ना वो नहीं होना चाहिए, धीमे धीमे प्रैक्टिस करनी है अपन को, ठीक है। अच्छा अभी क्या है ना कि जैसे मान लो कि मैं असाइनमेंट आज बना ही रहा हूँ, मैंने आपसे कई बार असाइनमेंट का बोला है, लेकिन जो है ना टाइम की थोड़ी सी कमी हो जाती है, ठीक है। बात को समझ पा रहे हो, तो हो सकता है नहीं, आज जब ये आपको वीडियो मिल रही है ना तो उसके पहले आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। चलिए ठीक, अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ो। अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, जिनमें आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे छोटी मोटी एक्सपेक्टेशन करूँ क्या, बताओ? छोटी मोटी एक्सपेक्टेशन करूँ मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कैलकुलेशन को खुद से करेंगे, ठीक है ना, आप कैलकुलेशन को खुद से करेंगे। ठीक, अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरह से है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये 5 करोड़ तो आपको नहीं मिलेंगे इससे, लेकिन आपको नंबर जरूर 2-3 जरूर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो लेट्स से हमारे पास जो है ना, ये एक अपने पास एक ट्यूब है, एक अपने पास ये ट्यूब है, या फिर मैं बोलूँ ये हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि सॉलिड है, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये सॉलिड कंडक्टर है, और ये जो है ना इसकी नेक है। क्या है इसकी नेक? नेक समझते हो ना, गर्दन, ठीक है ना। हमारा ये पोर्शन बड़ा है, ये पोर्शन बड़ा है, ये गर्दन छोटी सी है, ठीक है ना। तो ये इसकी नेक है, इस नेक को हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या? कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि जहां पर ये पूरा कंडक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, जहां पर ये पूरा कंडक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया, उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन को पहली चीज आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि देखो लैंग्वेज में अगर आप खो गए ना तो फिर नहीं आपसे बनेगा, ठीक है ना, फिर आप कहीं ना कहीं गलत कर दोगे। तो आपको पहली कंडीशन ये दी हुई है कि इस वायर का जो बड़ा वाला फेस है ना, इसका जो डायमीटर है वो है आपका 2 mm। छोटे वाले फेस का जो डायमीटर है आपको नहीं दिया, D2 आपको निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें करंट डेंसिटी देखो, क्योंकि ये सॉलिड है, पूरा सॉलिड है, इसके अंदर करंट फ्लो होगा, तो करंट डेंसिटी का मतलब क्या बोला? J = I/A, ठीक है ना। तो कितना करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हमने कैलकुलेशन की, तो करंट डेंसिटी की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 1.27 10⁻6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, 10⁻6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये हमने निकाला। I/A एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। चलिए भाई, तो अब आपसे पूछ रहा है, आपसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं, पहले आपको बताना। अच्छा, तो पहले क्वेश्चन में आपको समझना बता दूं, क्वेश्चन में कहा है कि इसकी डेंसिटी है, तो देखो इसमें कहा है कि करंट डेंसिटी के लेफ्ट साइड ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा है, बोला टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ कंस्ट्रक्शन करंट डेंसिटी इज दिस। तो ये कंस्ट्रक्शन है, इसका लेफ्ट साइड क्या है ये, तो इसका मतलब करंट डेंसिटी इस बड़े वाले आपको जो है ना पोर्शन की दी गई है। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो पा रही है? चलिए भाई, तो अब देखो आपको क्या क्या करना है इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन में कहा गया कंस्ट्रक्शन में कितना करंट फ्लो होता है, पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्शन में यानी कि यहां से कितना करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहां से कितना करंट फ्लो होता है, ये करंट यहां से आता होगा, ये D1 से आता होगा, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट वाले पोर्शन से जो करंट फ्लो होगा वही करंट तो यहां से पास होगा ना। ऐसा तो नहीं वाला करंट जो टकरा के बोलो यहां से आएगा, ऊपर नीचे से आएगा और टकरा के सिर पड़ेगा उसको दीवार में, वो पीछे, ऐसा होगा क्या? नहीं ना, वो करंट कहां से जाएगा, जहां से उसको रास्ता मिलेगा आगे बढ़ने का, वहां से ज्यादा चला जाएगा। क्लियर है इतनी बात भाई? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमसे कहता है कि करंट कितना फ्लो होता है कंस्ट्रक्शन से। तो सिंपल सी बात है, मैं जानता हूं कि यहां पे मैं बोलूंगा J1 = I1/A1, ठीक है ना। चलिए, तो J1 × A1 = I1, करंट निकालना है मुझे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे J1 की वैल्यू क्या बोला? अच्छा, तो मेरे पास D1 दिया है ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे D1 = आपका हो गया 2 mm, तो R1 = आपका हो गया 1 mm, तो आपका R1 हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि मिली का मतलब क्या होता है, मतलब मिली का मतलब मिल गई, सर मिली चीज है ना। तो बात को समझ पा रहे हो कि 1 × 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। बोलो सर ये तो जानते हैं, लेकिन आप समझ के चला करो ना, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो नहीं जानते, ठीक है ना। सर नहीं जानते तो जो करा देते हैं हम उस चीज को, ठीक है। आप देखो J1 की वैल्यू क्या है, 1.27 × 10⁻⁶, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सरफेस एरिया तो नहीं है ना, मतलब पाई R² का मतलब 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है, -3 मीटर का होल स्क्वायर। तो 1.27 × 10⁻⁶ इंटू पाई का मतलब है 3.146 × 10⁻⁶, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3.146 का इंटू करोगे 1.2 से, करके देखो तो 3.146 का इंटू करो 1.2 से, मैंने पीछे वाले डिजिट गायब कर दिए, तो 12 4 जाएगा 48, 12 1 12 16, और आपका 12 3 जा 36 37, तो आपको इसको मान लो कि 38 है ना, इतना मान लो इसको, 3.85 मान लो इसको, है ना,
बोला सर क्यों मान लो, क्यों मान लो, बताओ क्यों मान लो? इसलिए मान लो क्योंकि जो है ना हमने यहाँ पे 1.27 दिया है, हमने 1.2 का इंटू किया, 3.146 की जगह हमने 3.14 का इंटू किया, तो आपका अप्रॉक्स आंसर आ गया I1 इज इक्वल टू 3.85 एम्पियर। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट को देखो, सेकंड क्वेश्चन इसमें समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट को देखो, सेकंड क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, है ना। मतलब बार बार पीछे कैमरा देखने जाना पड़ता है, ये मजबूरी हमारी, नहीं तो हम पढ़ाते रह जाएं। कई बार ऐसा होता, कई बार ऐसा हुआ है कि जो है ना पढ़ाते रह गए और अपना जो है ना वीडियो खत्म हो जाती है, बीच में पता नहीं क्या करना पड़ता है फिर नाटक, ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है, बोलो कैमरे की बैटरी खत्म और हम पढ़ा रहे हैं तो फिर बाद में हमारी बैटरी खत्म हो जाती है कई बार, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें करते हुए देखनी पड़ती हैं। चलिए तो बात करते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन, हमें इसमें क्या दिया है, सेकंड पॉइंट को समझना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट को समझना है। और यहीं पर आपकी जो ना छोटी सी प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कुछ नहीं होगा, बस आपको लैंग्वेज समझ जाओ तो आपको काम बन जाए। अब इसमें दिया हुआ है कि इफ करंट पासेस थ्रू द राइट साइड एंड डेंसिटी बिकम्स डबल, तो करंट मान लो कि कंस्ट्रक्शन के राइट साइड से पास होता है। ये कंस्ट्रक्शन, इसका लेफ्ट साइड ये है और इसका राइट साइड ये है, ठीक है ना। राइट साइड से पास होता है तो इस राइट साइड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, करंट ज्यादा है, तो बोला कि जो डेंसिटी है, करंट डेंसिटी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करंट डेंसिटी बिकम्स डबल, करंट डेंसिटी बिकम डबल इन द राइट साइड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो उसका मतलब, डबल का मतलब किसका डबल, भाई मेरा डबल या पुरानी वाली डेंसिटी का डबल। तो क्या बोलोगे कि पुरानी वाली डेंसिटी का डबल। तो J2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ J1। J2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ J1। इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, अच्छा, इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि D2 की वैल्यू इसके अंदर निकालो। तो D2 वी हैव टू कैलकुलेट। अच्छा, तो सिंपल सी बात, हमें क्या इसमें करंट दिया हुआ है, किसमें कितना करंट फ्लो होगा। देन यहां पर एक छोटा सा प्रिंसिपल यूज होना है कि जो करंट एंटर करता है वो करंट बीच में आत्महत्या नहीं कर लेता। जितना करंट बीच में, जितना करंट यहां से घुसता है उतना ही करंट वापस निकलता है। दैट मींस करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। बोला I1 इज इक्वल टू I2। जितना करंट यहां से एंटर किया, जितना करंट यहां से एंटर किया उतना ही करंट यहां से लीव करेगा, ठीक है ना। तो जो वैल्यू I1 की है वही वैल्यू I2 की है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि I1 इज इक्वल टू J1 इंटू A1 एंड I2 इज इक्वल टू J2 इंटू A2, ठीक है ना। चलिए भाई, तो J1 इंटू पाई R1 स्क्वायर बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है। चलिए एक काम कर सकते हैं, इसको D1 निकालना है तो फालतू में झंझट नहीं करेंगे हम सिंपल इसको इतना बोलेंगे कि पाई R स्क्वायर का मतलब क्या है, रेडियस क्या होती है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर का आधा, ठीक है ना। चलिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, डायमीटर का आधा स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर। देखो R की वैल्यू है तो पाई R स्क्वायर, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। J2 की जगह हम क्या लिखेंगे, J2 की जगह हम लिखेंगे 2J1 एंड A2 की जगह लिखेंगे फिर से पाई D/2 का होल स्क्वायर। जानते हो ना, पाई R स्क्वायर, R की जगह हमने D/2 लिखा। छोटी छोटी चीजें आपको बताते हुए चलेंगे, टेंशन मत लेना। अच्छा, J1 से J1 काट दें तो आपका D/2 दैट मींस D स्क्वायर बाय 4 अपॉन मतलब इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये D1 लिखो, इसको D1 और इसको D2 लिखो, तो ये आपका D2 स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है तेरी बात। चलिए तो 4 से तो 4 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। D2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एक काम करते हैं, 2 को इस साइड भेजते हैं तो 1/2 और ये D1 स्क्वायर इज इक्वल टू D2 स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है, बात नहीं समझ में आ पा रही है आपको, मुझे बताओगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। बात समझ में आ पा रही है आपको। चलिए भाई, तो यहाँ पे क्या करें, बोला D2 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे जो है ना D2 का स्क्वायर हटा के यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, तो स्क्वायर रूट लगा देते, तो ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा सिंपल D1 इज इक्वल टू D2। तो ये D2 की वैल्यू आ गई अपने पास। D2 की वैल्यू क्या आ गई कि 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.707 टाइम्स, इसकी वैल्यू लिख दी 0.707 इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब D2 की वैल्यू हो गई पुराने डायमीटर के 70%, पुराने डायमीटर के 0.707, ठीक है ना, टाइम्स, ठीक है। तो 0.707 इंटू D1 का मतलब क्या है, बोला 2 mm। तो चलो मैं यहां पे लिख देता हूं 2 mm इज इक्वल टू D2। इसका इससे इंटू करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1.414, ठीक है ना। चलिए 707 का डबल कितना होगा, 1.4, ठीक है। तो ये अपना इतना हो गया, बोला D2। ये वैल्यू किस में है, बोला ये वैल्यू आपकी mm में, तो D2 इज इक्वल टू 1.414 mm, 1.414 mm। बताओ उस क्वेश्चन में कुछ था क्या, तो सर कुछ नहीं था। तो आप इसको आराम से प्यार से, बहुत प्यार से नोट कर लेना, ठीक है ना, नोट कर लें।
ठंडी सांस लो, ठंडा पानी पियो आराम से, ठीक है ना। पानी पीने के बाद फिर से वापस आओ, क्लास खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, नोट करना है, पॉज करना है, पॉज करो फास्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है लेकिन इसमें लॉजिक थोड़ा सा अपन को लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो जी, इसको हटा दें। देखो अच्छा, एक बात आना है बिल्कुल ईमानदारी से, उसके बाद थोड़ा सा हम काम करते हुए चलेंगे कि क्या आपको ये बड़ी वीडियो में प्रॉब्लम होती है या फिर ये न्यूमेरिकल वाली वीडियो आपकी हेल्प कर पा रही है या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बस मुझे इतनी सी चीज़ बताओ और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इससे हेल्प मिल पा रही है तो ठीक है, अच्छी बात है। अदरवाइज जो है ना फिर कुछ और सोचते हैं, मतलब क्या सोचते हैं, कुछ भी नहीं सोचेंगे, थोड़ा सा इन्हीं को कंटिन्यू और दूसरे टाइप से करेंगे, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या मिल रहा है। देखो हमारे पास एक आर्क लैंप है, या फिर आप सिंपल समझ लें कि हमारे पास एक लैंप है, ठीक है। चलो लैंप का मतलब आप ये मान लो कि भाई हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, ये जो बल्ब कनेक्ट है एक डीसी सोर्स से, एक बैटरी से, जिस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 80 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 80 वोल्ट, ठीक है। ये जो है ना, इसके अंदर करंट फ्लो होता है और करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर, ठीक है। अगर ज्यादा करंट जाएगा तो भाई ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है कि एक ऐसा सिस्टम बताओ, जैसे मान लो छोटी सी बात मैं आपसे कहूं कि भाई आपके घर में अभी जो पावर आ रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी, मान लो अभी डिम लाइट है, ठीक है ना, उतनी भी डिम नहीं है, अभी डिम लाइट है, आपके घर में बल्ब जल रहा है, ठीक है। बल्ब जल रहा है तो चलो उसके अंदर कुछ करंट जा रहा होगा, ठीक है, मान लो 10 एम्पियर करंट जा रहा है। अब मान लो अचानक से जो है ना, जो वोल्टेज वगैरह सब कुछ बढ़ जाए, वोल्टेज बढ़ जाने के कारण से उसके अंदर ज्यादा करंट जाएगा, ज्यादा करंट जाएगा तो फिर आपका जो बल्ब है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या किया जाए कि वोल्टेज ज्यादा हो जाए लेकिन हमारा जो बल्ब फूके ना, बल्ब हमारा खराब ना हो। तो क्या बोलोगे कि इसको वोल्टेज से मतलब नहीं है, इसको मतलब है कि इसके पास जो है ना कितना करंट जाता है। कुछ भी करो, बोला 240 वोल्ट की बैटरी की जगह आप 2040 वोल्ट की बैटरी लगा दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि अगर इसके अंदर ज्यादा करंट गया तो फिर ये खराब हो जाएगा, इसके अंदर ज्यादा करंट गया तो खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि सजेस्ट मी द मेथड by which I can use this lamp with 240 वोल्ट। समझ गए? तो हमें एक ऐसा तरीका बताना है कि इस बल्ब को 240, मैं नहीं करूंगा ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम, ठीक है ना, समझ गए ना। तो मैं नहीं करूंगा ऐसा काम, इस क्वेश्चन में करा गया है। तो अब आप सोच के देखो कि 240 वोल्ट के साथ अगर मुझे यूज करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा कि भाई करंट जो है ना 10 एम्पियर ही फ्लो होना चाहिए। तो एक काम कर देना कि अगर 240 वोल्ट में लगाऊंगा तो यहां से करंट तो ज्यादा जाना चाहिए, ठीक है। करंट ज्यादा जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे कि इसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दें। क्या लगा दें? इसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दें। इसकी खुद की रेजिस्टेंस बल्ब की कुछ होगी, नहीं तो पूरा करंट ना फ्लो हो जाए। इसके बल्ब की कुछ रेजिस्टेंस होगी और बल्ब की रेजिस्टेंस के साथ में इसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं। तो ऐसा बोल सकता हूं मैं कि पहले इसकी खुद की रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, इसका मतलब है 80/10। तो इसका मतलब क्या होगा? बोला R इज इक्वल टू 8 ओम इस बल्ब की रेजिस्टेंस है, यहां से निकाल दिया। तो 8 ओम किसकी रेजिस्टेंस है? बोला 8 ओम बल्ब की रेजिस्टेंस है। अब इस बल्ब की रेजिस्टेंस के साथ एक एडिशनल रेजिस्टेंस और लगा दो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इन सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि आप इसको देखो कि मैं समझता हूं V इज इक्वल टू आई इंटू, अच्छा ऐसा बोल सकते हैं, मतलब V1 इज इक्वल टू, अच्छा, या V डैश इज इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस और R न्यू लिख दो। तो मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे V डैश इज इक्वल टू आई इंटू दोनों रेजिस्टेंस R प्लस R डैश, ठीक है ना। तो V डैश इज इक्वल टू, V डैश की वैल्यू कितनी? बोला 240। करंट हमें कितना चाहिए? बोला 10 का ही चाहिए, इससे 10 से ज्यादा करंट ना हो जाए, इसीलिए तो ये सारा झंझट कर रहे हैं, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी? बोला R की वैल्यू 8 ओम प्लस R डैश की वैल्यू मुझे निकालना है, तो ये आपका 24 हो गया और ये आपका हो गया 16 ओम, ठीक है ना। R डैश की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने? R डैश की वैल्यू निकाल दी 16
16 ओम। बात क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पे जो है ना एक 16 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दें तो फिर क्या होगा कि भाई इसमें जो करंट है वापस से कितना पहुंचेगा, प्लस 10 एम्पियर का। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखो क्या दिया हुआ है। हाँ जी, इसको समझते हैं आराम से, सारी चीज समझ पा रहे हो ना? अब इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, इन क्वेश्चन खत्म नहीं हुई आज की क्लास, ठीक है? इन क्वेश्चन को अच्छे से और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। उसके बाद जो है ना आप देखना कि एग्जाम में आपका रिजल्ट बहुत शानदार, बहुत शानदार आपके एक्सपेक्टेशन के जैसा आता है नहीं आता है। और सर हम तो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 80 की, हम आपको 95 भी कराते हैं, हम आपको 100 ही कराते हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है ना? चलिए भाई, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लिख देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास जो है ना एक 5 मीटर लॉन्ग ट्यूब है। क्या है? अब इसको अच्छे से समझ जाना, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, ठीक है ना? मेरे पास क्या है, एक ट्यूब है, एक ट्यूब है, ठीक है ना? चलिए, तो ये जो ट्यूब है वो हॉलो है, हॉलो ट्यूब है, ठीक है? चलिए, जैसे मान लो कि भाई पानी का, घर में जो पानी की लेजम होती है, आप लेजम ही बोलते हो क्या? आप क्या बोलते हो? आप लेजम ही बोलते होगे ना, पाइप बोलते होगे ज्यादा से ज्यादा, कुछ लोग नली बोलते होंगे, ठीक है? चलिए भाई, तो पानी की जो पाइप है, पानी का पाइप है, वो पानी का पाइप के जैसा एक हॉलो ट्यूब है, लेकिन वो कैसा है, वो कंडक्टिंग है, कंडक्टर का, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो एक बात बताओ कि करंट कहां से फ्लो होगा? करंट क्या है, इसके हॉलो जगह से फ्लो होगा, हॉलो पार्ट से फ्लो होगा, या फिर इसके सॉलिड वाले पार्ट से? इस सॉलिड पार्ट से फ्लो होगा जिसके पास कुछ थिकनेस होगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी जो थिकनेस है वो है 5 mm। थिकनेस कितनी है? थिकनेस है 5 mm, और इसकी जो पूरी लेंथ है वो है 5 मीटर, ठीक है? तो एक बात बताओ कि करंट कहां से फ्लो होगा? बोला करंट इसमें तो फ्लो होगा, लेकिन करंट तो थिकनेस वाले पार्ट में से फ्लो होगा ना, हॉलो में से तो करंट हवा में से उड़ते हुए तो नहीं जाएगा ना, समझ गए ना? तो थिकनेस वाले पार्ट में से करंट फ्लो हुआ, चलिए मैंने मान लिया। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, इसके बाद मैंने आपसे कहा कि भाई एक काम करो कि इसमें से जो है ना करंट की वैल्यू निकाल के बता दो मुझे, बस क्या निकाल के दिखा दो? करंट की वैल्यू निकाल के दिखा दो। और कुछ पूछा है क्या? अच्छा, इसमें दिया हुआ है कि एक्सटर्नल डायामीटर, क्या एक्सटर्नल डायामीटर, यानी कि इसको टोटल ऊपर से लेके नीचे तक नापा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसको जो है ना, ये मेरे पास इस तरह की कंडीशन है कि ये पूरा हॉलो पोर्शन है, ठीक है ना? इस हॉलो पोर्शन में से करंट नहीं जाएगा। इसके बाद इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक, ये दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि रेडियस आपको कितनी दे दी? R1 = 5 सेंटीमीटर। पूरा डायमीटर आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी दे दी? R1 = 5 सेंटीमीटर, ठीक है? इसके बाद देखो ये जो थिकनेस है ना, इसकी जो वॉल है, इसकी जो लाइन, इसकी जो दीवार है, ठीक है ना, इसकी मोटाई है, इसको दे दिया आपको 5 mm, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये है मेरे साथ कि मैं करंट अगर निकालना चाहता हूं तो करंट में जो एरिया होता है ना अपना, ए कहां गया भाई? करंट में जो हमारा जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ वाला नहीं होता, वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में थिकनेस का काम नहीं है, थिकनेस को मैं एज इट इज नहीं पुट कर सकता, ठीक है? तो मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या कहा कि R1 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, इसके साथ साथ डायमीटर का आधा होता है ना, इसके साथ साथ अगर मैं इंटरनल की वैल्यू देखूं तो कितनी हो जाएगी? बोला 5 mm ही तो कम है ना, 5 mm थिकनेस है, तो इंटरनल डायमीटर हो जाएगा, इंटरनल रेडियस इसकी हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी R1 और ये हो गई आपकी R2, ठीक है? 5 सेंटीमीटर में से अगर मैं 4.5 सेंटीमीटर माइनस करूंगा तो जो थिकनेस बचेगी वो मेरी क्या हो जाएगी? समझ गए ना? बाकी 5 mm बच जाएगी। तो इसको सॉल्व कैसे करूंगा? इसको सॉल्व मैं ऐसे करूंगा, बोला I = स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हमें कुछ वैल्यू दी है। अब देखो सॉल्व इसको आप कर लेना ध्यान से, कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं नहीं करूंगा, टाइम थोड़ा सा वीडियो का पड़ जाएगा। बोले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दी है वो है 1.7 × 10⁻⁵। तो रो = मुझे दिया है 1.7 × 10⁻⁵ ओम मीटर। क्लियर है तेरी बात क्लियर है? चलिए भाई, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? बोला I = ρl/A, I = ρl/A। क्लियर ना? रो की वैल्यू मुझे दी है, एल की वैल्यू मुझे दी है। अगर मुझे पता पड़ जाए कि ए क्या है, दैट मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो मैं सारी चीजें कर सकता हूं। तो इसका फॉर्मूला लगाऊंगा पाई R2² -R1², तो जो बचेगा इन दोनों को माइनस करने के बाद वो थिकनेस की वैल्यू होगी, ठीक है ना? चलिए, तो पाई का हिसाब लूंगा सबसे, ठीक है ना? तो देखो R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू है आपका 5 सेंटीमीटर, तो 5, अच्छा इसको खत्म करते हैं, सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻⁴
2 मीटर और इसका होल स्क्वायर। क्लियर। R1 का मतलब क्या बोला 4.5 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻² मीटर एंड इसका होल स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब पाई का हिसाब इनटू ये 25 इंटू 10⁻⁴, ये आपका माइनस साइन 4.5 का स्क्वायर समझते हो कितना होता है, देखो 45 का इंटू 45 से करोगे तो 2025 आता है, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 20.25, ठीक है 20.25, चलिए इंटू 10⁻⁴, ठीक है। आप इस पाई के हिसाब को फिर से वापस निकालो, ये देखो पाई और उसके बाद जो है ना ये आपका 25 माइनस 20.25 है ना, 25 में से 20.25 जाएंगे तो 4.75 बचना चाहिए, 4.75 इंटू 10⁻⁴। अब इस वैल्यू को उठा करके आप इस फॉर्मूले में पुट कर देना और आंसर निकाल के मुझे बता देना, ठीक है। कितने लोग आंसर बताएंगे चलो मुझे पता पड़ जाएगा, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। I इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज हो रहा है अपना रो L अपॉन, रो की वैल्यू समझ ये दिया आपको, L की वैल्यू आपको 5 मीटर दी है, A की वैल्यू हमने निकाल दी मीटर के अंदर, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर के अंदर, तो पाई इंटू ये आपको पुट कर दो 4.75 इन 10⁻⁴। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है लेकिन मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, अब ये काम तो कम से कम अब आप कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, इसको नोट करना है, शांति से नोट करो अच्छे से, फास्ट ट्रैक मोड में इसको नोट करो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ जी भाई, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन भी सिंपल है और इसके बाद और क्वेश्चन भी सिंपल है, 5-6 क्वेश्चन और करेंगे तो आपका ये चैप्टर बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है ना, बढ़िया 1-1.25 घंटे की वीडियो में। अच्छा देखो, ये मैं आपसे एक छोटी चीज जानना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख पाए, तो आपसे एक छोटी चीज चाहता हूं कि ये बताओ कि हम न्यूमेरिकल्स को सेपरेट वीडियो में बना रहे हैं तो इससे आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे देखो मैं आपको बताऊं कि मेरा सोचना क्या था कि मैंने इसको सेपरेट वीडियो में बनाया, तो मैं क्या सोचना चाह रहा था, मैं आपसे ये सोच रहा था कि अगर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो चीजों को जो तो न्यूमेरिकल्स को बहुत ज्यादा करा पाऊंगा, ठीक है। तो एक छोटे बच्चे को भी एक आराम से समझ में आ पाए और उस स्टूडेंट को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो जिसको फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है। तो सारी चीज़ों को मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से मुझे लग रहा है कि मैं कराते हुए चल रहा हूं। बस मैं चाहता हूं कि आपका और फीडबैक मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, आपका और व्यू पॉइंट मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी कि न्यूमेरिकल को उसी वीडियोज़ में करा दिया जाए या फिर सेपरेट वीडियो में जिस तरह चल रहे हैं उस तरह से चलते रहने दिया जाए। क्लियर है ना, ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है उसको एक बार देखते हैं, थोड़ा सा इसको बोर्ड को सही से निपटा दें, डबल कंडीशनिंग करनी पड़ती है इसका, एक बार गीले से करा दो एक बार सूखे तब जाकर के बोर्ड ठीक दिखता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम, हमारे पास एक, अच्छा इसमें जो है ना एक काम और करें कि रेडियस की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है। इसके बाद जो है ना हमने इस वायर को कॉइल के, देखो बात को समझना, हमारे पास एक वायर है, इमेजिन खोद नहीं गए, हमारे पास एक वायर है लंबा वायर, उसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम, सोच पा रहे हो, हमारे पास एक वायर है उसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है। हमें इस वायर की लेंथ नहीं दी, ठीक है। अच्छा क्या दिया है, हमें दी है इसकी रेडियस कि ये किसकी रेडियस है, ये वायर की रेडियस नहीं है। हमने क्या किया, हमारे पास एक वायर, हमने इस वायर को कॉइल बनाया, जैसे कई बार हम घड़ी करते हैं, गोल गोल घड़ी कर लेते हैं, तो हमने क्या किया कि हमने इस वायर की कॉइल बनाई और कॉइल की जो रेडियस दे दी वो दी 7 सेंटीमीटर। ये क्या है, कॉइल की रेडियस है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या दिया, इसके बाद हमें ये दिया कि अच्छा ऐसे बोल दो कि कॉइल की रेडियस हो गई कैपिटल R, ये रेडियस ऑफ कॉइल, ठीक है। इसके बाद दे दिया कि जो है हमारे पास डायामीटर ऑफ वायर, ये जो वायर है ना जिसको हम यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर है 1.4 mm। इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ वायर, ठीक है ना, रेडियस ऑफ वायर कितना हो जाएगा 0.7 mm। देखो मेरी बात को समझो। और इसमें एक चीज और दे दी गई कि इसकी भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, रो की जो वैल्यू है वो है आपकी 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर। पूछ रहा है कि हम इसकी घड़ी करेंगे तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे।
क्लियर है? एक बार मेरी फिर से सुनो, एक बार इसको फिर सुनना, ये फाइनल टाइम में आपको इसको समझा रहा हूं। मेरे पास एक वायर है, कितनी लेंथ है आई डोंट नो, मेरे पास एक वायर है, उसके रेजिस्टेंस 4 ओम, मेरे पास एक वायर है, उसको मैंने घड़ी की इसकी, उसको कॉइल बनाया, कॉइल बनाया, कॉइल बनाया, कॉइल बनाया, कॉइल बनाया, और जो कॉइल मैंने बनाई इस तरह से, कॉइल जो मैंने बनाई, इस कॉइल की जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। जो मेरे पास वायर है, इस वायर की, ये जो मेरे पास वायर है, इस वायर की जो रेडियस है वो है आपकी 0.7 mm, 0.7 mm। ठीक है, तो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली जो रेडियस है वो है आपकी 0.7 mm, और जो कॉइल की रेडियस है, कॉइल की रेडियस है वो कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात? चलिए तो बात करते हैं कि फॉर्मूला हमें निकालना क्या है, बोला निकालना है n, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं l निकाल लूं तो मैं बहुत सारी चीजें निकाल सकता हूं, इसको मैं एक स्टेप में भी करा सकता हूं डायरेक्ट इसी के अंदर, लेकिन मैं आपको छोटा सा स्टेप आगे बढ़ा के चलूंगा। ठीक है, देखो मुझे करना है कि मैं लेंथ निकाल लेता हूं, तो मैंने कहा कि लेंथ निकालने का मेरे पास एक सिंपल तरीका है, बोला रो r इज इक्वल टू रो l अपॉन a। देखो r इज इक्वल टू, यहां पे एक बात समझने की कोशिश करना कि भाई ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ किसकी है? ये लेंथ है पूरे वायर की, ये लेंथ है, ये जो लेंथ हमें निकालनी है ये लेंथ किसकी है? पूरे वायर की। तो अच्छा एक बात बताओ कि अगर मेरे पास एक ये वायर है, इस वायर की रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, अब अगर मुझे इस वायर की को अगर मुझे लेंथ पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको खोल दूंगा और इस वायर की जो लेंथ निकल के आ जाएगी वो कितनी होगी, 2 इंटू पाई इंटू कैपिटल R, ये हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, यहाँ पे देखो रो और L का मतलब है 2 इंटू पाई इंटू कैपिटल R। ठीक है, अगर इसमें केवल एक टर्न है, तो अगर मान लो कि मैं इसके अंदर दो टर्न है तो मैं क्या करूंगा, इसी लेंथ में 2 का इंटू कर दूंगा। इसके अंदर अगर 3 टर्न है तो इसी लेंथ में मैं 3 का इंटू कर दूंगा। n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो इसी लेंथ में मैं n नंबर ऑफ टर्न्स का इंटू कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, इस वायर की पूरी लेंथ। तो मैं क्या बोलूंगा, l की जगह मैं क्या लिख दिया, 2 पाई r n, और a की जगह क्या हो जाएगा, मतलब पाई और इसका जो स्क्वायर है पाई और r स्क्वायर है ना, तो r किसका, बोला r हो जाएगी हमारे वायर की लेंथ। अच्छा, ये जो r है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, मतलब पाई r स्क्वायर। अब ये r कौन सी है, ये r है हमारे वायर का डायमीटर, किसका, वायर की रेडियस, और ये वाला r कौन सा है, ये r है कॉइल की रेडियस। ठीक है ना, तो पाई r स्क्वायर, तो रेडियस कितनी है 0.7 mm है ना, तो r इज इक्वल टू 0.7 mm का मतलब है 10⁻³ मीटर, तो आपका इंटू 10⁻³ मीटर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो r इज इक्वल टू आ जाएगा, रो की वैल्यू पुट करें तो रो की वैल्यू में कितनी दी हुई है, 2 इंटू 10⁻⁷ और 2 इंटू पाई इंटू r की वैल्यू देखो कितनी है, कैपिटल R का मतलब है 7 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7 इंटू 10⁻² मीटर। क्लियर है, तो यहां पे देखो 7 इंटू 10⁻² मीटर। क्लियर है इतनी बात? चलिए 2 पाई r इंटू n, ये n हमें निकालना है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बन जाएंगे। क्लियर है, r की वैल्यू देखो 4 ओम हमें दी हुई है, पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर करोगे तो 0.49 हो जाएगा। अच्छा 0.49 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ और है क्या, चलिए भाई 2 पाई r, ठीक है, 0.49 इंटू ये हो जाएगा आपका 10⁻⁶ पाई r स्क्वायर करना है ना अपन को, ये पाई से दो ये पाई कैंसिल हो गई। ठीक है, अच्छा देखो ये मैंने क्या किया, मतलब पॉइंट हटाया तो 2 0 ऊपर आ जाएंगे, 10⁻, आपका ये 2। ठीक है, इस 10⁻² से ये 10⁻, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो 7 का डिवाइड किया मैंने 49 से, तो ये बचेगा आपका 7। ठीक है, 10⁻⁻6 है ये, तो इससे कैंसिल किया तो ऊपर बच गया 10⁻⁻1। क्लियर है, अब देखो ये क्या बचा है भाई जी, ये है 2 2 जा 4, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 10⁻⁻1 बचा हुआ है ऊपर। चलिए जी, तो मैं एक काम कर सकता हूं कि n इज इक्वल टू 7 का इंटू यहाँ पे किया तो ये 7 बन जाए, ये 1 बच गया था ना, 7 बन जाए 7, और इसको यहाँ पे भेजूंगा तो अपॉन में 10⁻⁻1 हो जाएगा। तो जो n की वैल्यू, अब ये छोटी सी कैलकुलेशन आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, कि आप इसको समझ जाओगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻+1, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 70 नंबर ऑफ टर्न्स। कितने टर्न्स, प्लस 70 टर्न्स, कितने टर्न्स, प्लस 70 टन बन जाएंगे, बस 70 टन बन जाएंगे, 70 टर्न्स। ठीक है ना, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ें, थोड़ा सा आराम से चाय पानी पी के आओ,
सर चाय पानी कहाँ मिल रहा है सर, घर में मम्मी दे ही नहीं है चाय पानी, ठीक है ना। चलो तो थोड़ा सा छोटे छोटे क्वेश्चन अब अपने रह गए हैं, ये एक टाइप के क्वेश्चन है और ये अब आपको बहुत बहुत सिंपल लगेंगे, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उस ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं, तब तक हम अपने सेल्स को चार्ज करते हैं कैमरे के, ठीक है ना। आपको बताया हुआ है सेल की बैटरी हमारी इस समय काफी कम चल रही है, तो आप आराम से इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं आपसे 2-4-5 मिनट के बाद, ठीक है ना। चलिए सर बोलो हमारे लिए तो अभी आ रहे हो जस्ट 2 सेकंड में, ठीक है। चलिए तो भाई वापस से स्टार्ट करें अपने लेक्चर को, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अभी भी टिके होंगे, ठीक है ना। तरीके से मैं आपसे कहता हूं कि भाई टॉपर बना के आपको छोड़ूंगा, किसी भी तरह की कोई कमी रहने नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए तो बात करता हूं आपसे कि अब जो हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप इसमें एक छोटे से कॉन्सेप्ट को याद रखोगे कि भाई अगर हम लेंथ को बढ़ा देंगे तो हमारी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, और अगर मैं रेजिस्टेंस को कम करना चाहता हूं तो लेंथ को भी मुझे कम करनी पड़ेगी। क्लियर तो नहीं बात। अच्छा एक चीज और कि अगर मैं बात करूं आपसे रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी फंक्शन है मटेरियल का, मटेरियल को बदलने पर रेजिस्टिविटी बदलती है, अदरवाइज आपकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलने से रेजिस्टिविटी नहीं बदलती। इसके बाद मैं आपसे एक और चीज कहूंगा, इन सभी बातों को नोट करते हुए चलना, कि चाहे आप इसको फॉर्मूला समझ सकते हो, चाहे आप इसको कॉन्सेप्ट या फिर मैं बोलूं ट्रिक समझ सकते हो, कुछ भी जो आपकी मर्जी हो, ठीक है ना। अच्छा तरीका भी बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, कि पहली चीज हमेशा याद रखना कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि मैंने वायर की लेंथ को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया विदाउट चेंजिंग इट्स मटेरियल, तो याद रखना इसकी जो रेजिस्टेंस होगी, इसकी जो न्यू रेजिस्टेंस होगी, क्या इसकी जो न्यू रेजिस्टेंस होगी 3 के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। समझ गए। तो लेट्स से अगर मैं ऐसे मान लूं कि R इज इक्वल टू 5 ओम है, R इज इक्वल टू 5 ओम है, अगर मैंने इस वायर की जो रेजिस्टेंस है अभी 5 ओम है, अगर मैंने इस वायर को जो है ना 4 गुना, दैट मींस 4 टाइम्स इसकी लेंथ को बढ़ा दिया विदाउट चेंजिंग मटेरियल, तो फिर क्या होगा, तो फिर याद रखना है इसकी जो न्यू रेजिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 के स्क्वायर टाइम्स द ओल्डर वन। तो R डैश इज इक्वल टू, मेथड भी बताऊंगा भैया, 16 इंटू 5, 16 5 जा कितने होते हैं, टेबल याद नहीं मुझे, 16 5 जा 80 ओम, ठीक है ना। अच्छा देखो आपसे कभी भी कह दिया जाए कि अगर मैंने इसकी रेजिस्टेंस को, अगर मैंने बोला कि भाई मेरे पास कोई वायर है, उसकी लेंथ को अगर मैं जो है ना 4 टाइम्स डिक्रीज कर रहा हूं, तो रेजिस्टेंस कितनी कम हो जाएगी, मतलब 4 का स्क्वायर टाइम्स, R डैश इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्डर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसका मतलब आप इतनी बात समझ लो कि अगर मैं लेंथ को, देखो यहां पे लिखो, इफ length of a wire is increased by n times, then change in resistance, then इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस। तो क्या बोलोगे, इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस कितनी इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो आप बोलना R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स द ओल्डर रेजिस्टेंस। अगर मैं बोलूं इसका उल्टा में बोलूं तो फिर क्या हो जाएगा, अगर हम जो है ना लेंथ को n टाइम्स कम करें, अगर मैं लेंथ को n टाइम्स कम करूंगा तो मेरी जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगी वो n स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखोगे, चलिए भाई इसके बाद हमें जो क्वेश्चन मिल रहा है छोटा सा, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखो ध्यान से, चलिए क्लियर करते चले इनको, अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है हमें। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस बात पे ध्यान देना कि लेट्स से अगर मेरे पास ये वायर है, ठीक है, मेरे पास ये वायर है, अगर मैं इस वायर की लेंथ को बढ़ा रहा हूं, अगर मैं इस वायर की लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वायर मैंने खींचूंगा मैं इसको, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये पतला हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। समझ गए। तो पहले इसकी लेंथ थी L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A। अब क्या हो गया, इसकी लेंथ हो गई L डैश और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A डैश। समझ गए। तो इसकी लेंथ बढ़ गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा हो गया, ठीक है ना। लेकिन क्या है, इसका वॉल्यूम बदला, क्या
वॉल्यूम नहीं बदलेगा, इसका वॉल्यूम तो लंबाई बड़ी है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया। यहां पे देखो दोनों बराबर के हैं। हमेशा याद रखना कि वॉल्यूम किसी चीज को खींचने से वॉल्यूम नहीं बदलता, ओवरऑल वॉल्यूम हमेशा बराबर रहता है। एक चीज कम हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, तो उसकी भरपाई लेंथ ने तो कर दी ना, ठीक है। तो हमेशा इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो यूज होगा वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल, वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान में रख के आपको कोई सा भी क्वेश्चन मिल जाए आप इसको आराम से कर सकोगे, ठीक है। अब चलो मान लो मैंने इस चीज को जो हमने क्वेश्चन बोले थे अभी उनको एक बार करके देखते हैं, ठीक है। आपसे कहा गया कि इफ लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड बाय 4 times द इनिशियल लेंथ, ठीक है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करके बताऊं मैं, न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, मैं जानता हूं, मैंने मान लिया कि इनिशियल लेंथ L है, इनिशियल रेजिस्टेंस R है। तो देखो मैंने सॉल्व किया यहां से, मैं इसको लिखूंगा सॉल्व, मैं लिखूंगा इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल रेजिस्टेंस R है मेरे पास, ठीक है ना, इनिशियल लेंथ L है, इनिशियल एरिया A है, ठीक है ना। तो सभी चीज को मैंने क्या मान लिया, R1 नहीं है, कॉमा लगाया हुआ है मैंने, R, L, A रेस्पेक्टिवली फॉर रेजिस्टेंस लेंथ एंड एरिया। तो मैंने माना कि भाई यहां पे देखो लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, वायर की लेंथ को कितना इंक्रीज कर दिया गया, बोला 4 टाइम्स। तो मैं बोल सकता हूं सर कि L डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, नई लेंथ को 4 गुना कर दिया, ठीक है। तो देखो लेंथ को बढ़ाया तो वॉल्यूम में भी तो चेंज आया है, तो मैं बोलूंगा कि V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल, ठीक है ना। तो ये ओल्डर है, ये नया है, तो यहां पे जो इनिशियल वॉल्यूम है वही फाइनल वॉल्यूम है, लेंथ बड़ी है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा हो गया, एक दूसरे की भरपाई कर दी दोनों ने। तो एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू A डैश इंटू L डैश, ठीक है ना। तो देखो यहां से A इज इक्वल टू A इंटू L इज इक्वल टू A डैश की वैल्यू मुझे निकालनी है कि भाई लेंथ तो मुझे पता है ना, बोला 4 गुना बढ़ा दी गई, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, A डैश इज इक्वल टू यहां से A बाय 4, A डैश इज इक्वल टू A बाय 4, ठीक है ना। तो लेंथ को 4 गुना बढ़ा दी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 4 गुना छोटा हो गया, एनी प्रॉब्लम। चलिए भाई, तो बस A डैश की वैल्यू मैंने पता कर ली, बोला A बाय 4। मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे क्या मतलब है दुनिया से, मुझे क्या निकालना है आप बताओ मुझे निकालना है रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू क्या होता है, रो L डैश अपॉन A डैश, ठीक है। रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी जब तक मटेरियल नहीं बदलेगा, ठीक है ना। और खींचने में क्या मटेरियल बदल जाता है, नहीं बदलता ना। चलिए भाई, तो R डैश इज इक्वल टू रो की वैल्यू आपको कुछ नहीं दी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए रो, अच्छा मैं एक काम कर दूं, मैं यहां पे लिख देता हूं इनिशियल। सबसे पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप आप यहां पे लिखो, इतना कर लिया। अब देखो यहां से देखो, पहला स्टेप मुझे लिखना है कि R इनिशियल, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, बोला फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A। तो R फाइनल कितना हो जाएगा, देखो रो L डैश अपॉन A डैश, ठीक है। तो यहां पे देखो रो तो नहीं बदला, L डैश की जगह 4L हो गया एंड A डैश की जगह हो गया A बाय 4, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 16 रो L अपॉन A, ठीक है। और ये हो गया आपका रो L अपॉन A। ये देखो ये किसकी वैल्यू थी, ये R इनिशियल की, तो R फाइनल इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस 16 टाइम्स R इनिशियल। तो अगर मैंने लेंथ को बढ़ा दिया 4 गुना, तो मेरी नई रेजिस्टेंस कितनी हो गई, बोले ये होगी 16 टाइम्स। क्या मेरी बात को समझ पाए आप इसको नोट करो। और दूसरा क्वेश्चन आपको जो है ना बहुत सिंपल सा देता हूं मैं, कौन सा वाला, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि भाई आपको जो है ना, लेट्स से अब मैं इसको करके नहीं दिखाऊंगा, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन का अगर मैं एरिया में चेंज कर दूंगा तो क्या होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसी क्वेश्चन में अगर, अच्छा एक बात बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको यहां पे क्या लिख देता, बोला n टाइम्स बढ़ा दिया जाए, n टाइम, तो जहां पे 4 लिखा है वहां पे n लिख देना, सब कुछ सेम हो जाएगा। क्लियर है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं देता हूं और उसमें जो है ना इसको प्रैक्टिस करना, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी में 1 2 3 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, आपसे सारी चीजें बनने लगेंगी, ठीक है ना। देखो मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि लेट से हमारे पास कोई भी वायर है, उस वायर का जो है ना, उस वायर की लेंथ को बढ़ा दिया गया,
और एरिया ऑफ क्रॉस, अच्छा या फिर इस तरह से कह दिया जाए कि इफ हमारे पास, इफ वी हैव ए वायर, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय, अच्छा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो लेंथ अपने आप छोटी हो जाएगी ना। अगर मैं इसको जो है ना मोटा कर रहा हूं तो ये अपने आप छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। मोटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू छोटा, जितना मोटा करोगे उतना छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय, मैं ले लिया भाई 3 टाइम्स, या से बोल दूं इज डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, इज डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि भाई न्यू रेजिस्टेंस बताओ, न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या लगाएंगे, बोला V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल, ठीक है। लेट्स से इनिशियल रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी है, बोला R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है ना। चलिए ये क्या है मेरे पास, इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो फाइनल कंडीशन क्या बना के दे दी मुझे, फाइनल कंडीशन ये बना के दे दी कि हमारा एरिया जो है ना, एरिया 3 टाइम्स कम हो रहा है। दैट मीन जो भी मेरे पास इनिशियल एरिया था उसका 3 टाइम्स एरिया कम हो गया। क्लियर है। अब देखो बस ये कंडीशन मुझे दे दी है, तो वी इनिशियल का मतलब क्या, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू न्यू एरिया इंटू न्यू लेंथ, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू ए डैश की जगह में लिखूंगा A/3 एंड लेंथ की जगह में लिखूंगा L डैश की जगह में लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, L डैश लिखूंगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो L डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3L, L डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3L। अब मैं करूंगा R डैश इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना R डैश इज इक्वल टू रो L डैश की वैल्यू है 3L, इसके बाद जो है ना A डैश की वैल्यू है आपका, A डैश की वैल्यू है A/3, A डैश की वैल्यू है A/3। तो देखो यहाँ पे क्या कंडीशन बन जाएगी, मतलब यहाँ पे R डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा अपना 9 इंटू रो L अपॉन A। तो यहाँ पे देखो अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को छोटा कर दूंगा, देखो यहाँ पे R डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स रो L अपॉन A, तो ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास आंसर आ गया कि भाई R डैश की वैल्यू कितनी हो गई 9R, दैट मीन इसके भी स्क्वायर टाइम्स हो, जितना मैंने एरिया कम किया उसके स्क्वायर टाइम्स मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसको जो है ना, इसमें अपन डायमीटर वगैरह में चेंज करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और फिर थोड़ा सा इस क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके अंदर और देखो, एक क्वेश्चन इसके अंदर और देखो, एक छोटा क्वेश्चन ले ले पहले ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, उसको बाद में लेंगे, एक छोटा क्वेश्चन बाद में लेंगे, पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, तो अब कंडीशन को समझना कि लेट से हमारे पास, एक मिनट देखें, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि, अच्छा देखो इस तरह का अगर हमें, हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि लेट से हमारे पास एक वायर की लेंथ को, अब इसको नहीं कराऊंगा मैं, वायर की लेंथ को आपने 10% इंक्रीज कर दिया, 10% इंक्रीज कर दिया, तो पूछ रहा है कि फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, तो सिंपल सी बात है ना कि अगर आपने वायर की लेंथ को इंक्रीज किया है तो L डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, जो पुरानी वैल्यू थी L उसमें आप 10% बढ़ा दो, 10% का मतलब क्या, 10/100 टाइम्स ऑफ L, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब L डैश इज इक्वल टू ये आपका L प्लस 0.1L, तो ये आपका L डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1.1L। तो बस अब आप L डैश की वैल्यू 1.1 पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है तेरी बात। तो इस क्वेश्चन को तो अपन कर देंगे। अच्छा देखो, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या लगाओगे, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो आपका ये हो जाता है R डैश माइनस R, या फिर मैं ऐसे बोलूं R फाइनल जो भी वैल्यू निकल के आए आपकी R फाइनल की, तो R फाइनल माइनस R इनिशियल अपॉन R इनिशियल इनटू 100। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे बताओगे। क्लियर है ना इतनी बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके देखते हैं और उसके बाद आज की क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कहा गया कि एक आपके पास जो है ना, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर वायर का एक पीस हमारे पास, क्या है कि हमारे पास सारी चीजों को पढ़ते जाना स्क्रीन पे, ठीक है ना। सिल्वर वायर का एक पीस है जिसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर हमने RS लिख दिया, कितनी है 1 ओम। सारी बातों को सुनना। इसके बाद दिया है कि आपके पास एक दूसरा कांस्टेंट टन का वायर है, कौन सा, दूसरा कांस्टेंट टन का वायर है, ठीक है ना, दूसरा कांस्टेंट टन का वायर है जिसकी रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, लेकिन दिया हुआ है कि भाई कांस्टेंट टन वायर की जो लेंथ है सिल्वर वायर से 1/3 है, तो मैं क्या बोलूंगा, रेजिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट टन वायर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सिल्वर वायर, ठीक है ना। ये कंडीशन में दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है
कि इसका डायमीटर जो है ना, डायमीटर, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ कांस्टेंट टन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ डायमीटर ऑफ सिल्वर। ठीक है ना, तो समझ गए, डायमीटर जो है ना कांस्टेंट टन का जो डायमीटर है वो सिल्वर के वायर का आधा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका जो कांस्टेंट टन की जो रेडियस है वो सिल्वर की आधी है। ठीक है ना, रेडियस ऑफ सिल्वर। इन सारी चीजों को नोट करने के बाद मुझे निकालना है कि रेजिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट टन वायर क्या होगी। ये सिर्फ चीजें मैंने वो लिखी हैं जो आपको क्वेश्चन में दी गई हैं। क्लियर है तेरी बात? चलिए, तो मुझे क्या करना है, बोला रेजिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट टन वायर निकालनी है। सिंपल सी बात है ना कि मेरे पास अगर मैं बात करता हूं रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर, अच्छा रेजिस्टिविटी भी दिया गया इसके अंदर, हाँ जी, रेजिस्टिविटी भी दी हुई है, इक्वेशन में लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी ऑफ कांस्टेंट टन वायर इज 30 टाइम्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। इस चीज को मुझे बस नोट करना है। तो मैंने क्या किया, बोला रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर का फॉर्मूला लिख दिया, बोला रो एस इंटू एल एस इंटू आपका जो है ना अपॉन ए एस। क्लियर है? तो रेजिस्टिविटी ऑफ कांस्टेंट टन वायर में कैसे निकालूंगा रेजिस्टेंस, तो ये तो सिल्वर के लिए हो गया, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। तो रेजिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट टन वायर ये मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मैं लिखा आर रो सी इंटू एल एस सॉरी एल सी अपॉन ए सी। चला दो भाई एसी, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपका ये आर सी इज इक्वल टू रो सी की जगह मैं क्या लिखूंगा, रो सी की जगह मैं लिखूंगा 30 टाइम्स ऑफ आपकी ये रेजिस्टेंस। जल्दी से इसको सॉल्व करो फास्ट। एलसी की जगह क्या लिखूंगा, देखो कांस्टेंट टन का मतलब क्या है, कांस्टेंट टन की जो लेंथ है वो इसकी 1/3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/3 लेंथ ऑफ आपका जो है ना सिल्वर। ठीक है, अपॉन तो 3 से 3, अच्छा है। इसके बाद देखो डायमीटर, डायमीटर कैसे निकालूंगा, पाई आर सी स्क्वायर, पाई आर सी स्क्वायर निकालूंगा। ठीक है ना, डायमीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कांस्टेंट टन वायर। ठीक है भाई, 3 से कैंसिल करूंगा ये 10 आ जाएगा। आर सी इज इक्वल टू, अच्छा आर सी इज इक्वल टू क्या करते हैं अपन, इसको ऐसा कर सकते हैं, बोला ये आपका 10 रो एस अपॉन एल एस। अच्छा, तो पाई आर सी का मतलब क्या है, आर सी का मतलब इसका 1/2, तो आर एस का 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आर सी की जो वैल्यू है ये रही, रेजिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट टन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ आर एस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये 10 और आपका देखो रो एस इंटू एल एस। अच्छा, ये आर स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, पाई आर एस स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है ना, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो अगर ये 4 चला जाएगा ऊपर तो यहां से मैं इसको लिखूंगा आर सी इज इक्वल टू 40 और रो एस इंटू एल एस अपॉन पाई आर एस स्क्वायर। इस पाई आर एस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिल्वर वायर, तो मैं लिख दूंगा इसको आर सी इज इक्वल टू 40 इंटू रो एस एल एस अपॉन एरिया। मेरे पास आरसी की जो वैल्यू आ गई वो हो गई कितनी, बोला आरसी इज इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ आर एस। दैट मींस कांस्टेंट टन वायर की जो रेजिस्टेंस निकल के आई वो सिल्वर वायर की रेजिस्टेंस से 40 गुना ज्यादा निकल के आई। तो ये मेरा हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी वाला क्वेश्चन। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और, एक बहुत छोटा सा बच्चों सा क्वेश्चन, आधे मिनट में खत्म हो जाएगा, उसको अपन करते हैं और उसके बाद आज की क्लास को ऑफ करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो देखो मान लो क्वेश्चन में आपको दिया गया, लेट्स से यू हैव अ वायर, छोटा सा एक वायर है कि मेरे पास जो है ना एक ये वायर है, इस वायर की, अच्छा इस वायर नहीं, ये वायर है, इस वायर को मैंने 4 सेगमेंट में 4 हिस्सों में ब्रेक किया और 4 हिस्सों में कुछ इस तरह से ब्रेक किया कि वो जो पहला पार्ट है ना, लेट्स से पहले पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो है R, दूसरे पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो है पहले वाले की डबल यानी कि 2R, तीसरे पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो है आपकी दूसरे वाले की डबल यानी कि 4R, और उसके बाद चौथे वाले की जो रेजिस्टेंस है वो है तीसरे वाले की डबल, दैट मींस 8R। मतलब मैंने इसको इस तरह से तोड़ा कि इसकी लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जितनी लेंथ उतनी रेजिस्टेंस। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस इस वायर की कितनी होगी। लेट्स से R इज इक्वल टू 4 ओम अगर दिया हुआ है तो इस वायर की ओवरऑल रेजिस्टेंस बताओ। तो कैसे बताएंगे भाई, देखो जब मैं इस वायर के मैंने चारों पीस को कनेक्ट कर दिया, जो करंट यहां से पास होगा वही करंट यहां से भी पास होगा, है ना। तो अगर ये वायर के साथ में चारों पीस जुड़े हुए हैं तो सब में से एक जैसा करंट जाएगा ना, तो चारों पीसेस हमें से सीरीज में होंगे और हम जानते हैं सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाती हैं, तो R प्लस 2R प्लस 4R प्लस 8R। ठीक है ना, चलिए तो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कितनी हो गई, मतलब 15R। क्लियर है इतनी बात। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 4 ओम।
ठीक है। तो आपका जो रेजिस्टेंसेस का जो फॉर्मूला जो वैल्यू आ गई वो हो गई 60 ओम। तो इस तरह से हम इस वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल देंगे। लेट्स से टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 60 ओम। ठीक है ना। तो याद रखना आपको टॉपर बना के ही मानूंगा, इसके अलावा मैं दूसरा कोई ऑप्शन रखना नहीं चाहता हूं। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करना और धीरे धीरे सभी जितनी वीडियोस आएंगी उनको अच्छे से करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो एक चमक होगी आपके चेहरे पे। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद बार बार आने के लिए, बार बार देखने के लिए, थैंक्स अ लॉट।